नमस्कार, मैं रोटेरियन डॉक्टर निधि सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने पॉडकास्ट RUK रोटरी अनप्लग्ड खपोली में। आज की हमारी मेहमान हमारे साथ जो हैं वो है हमारी प्रेसिडेंट रोटेरियन सुनीता चौहान। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते रोटेरियन डॉक्टर निधि जी, और मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रोटरी अनप्लग्ड खपोली से जुड़ने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आपका स्वागत है मैडम। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि रोटरी क्लब में आपको सबसे पहले किसने ऐसा सुझाव दिया कि आप रोटरी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं? मैं इंटरैक्ट इंचार्ज टीचर 25 साल से हूँ और इसके कारण मैं रोटरी से जुड़ी हुई हूँ। आपने ये कब निर्णय लिया था कि आपको रोटरी का हिस्सा होना चाहिए या आपको एक मेंबर की तरीके से रोटरी क्लब ज्वाइन करना चाहिए? वैसे समाज सेवा की मुझे बहुत पसंद है, और जब मैं इंटरैक्ट से जुड़ी गई तो ऐसे लगा कि नहीं, मुझे रोटरी ज्वाइन करना है और कुछ समाज कार्य करना है। मैम, आप हमें ये बताएंगे कि रोटरी क्लब में सबसे पहले आपको किसने इंट्रोड्यूस किया? रोटरी क्लब में सबसे पहले मुझे रोटेरियन डॉक्टर नलिनी रामास्वामी ने इंट्रोड्यूस किया। उनका काफी नाम सुना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। नलिनी मैम का बहुत एक्टिव मेंबर है रोटरी क्लब की। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, आप क्योंकि इंटरैक्ट उसमें थी काफी अपने स्कूल में। आपने कब ये डिसीजन लिया या निर्णय लिया कि आपको रोटरी क्लब का मेंबर होना चाहिए? वैसे मुझे पहले से ही ऐसे लग रहा था कि नहीं, रोटरी ज्वाइन करना चाहिए, पर बाद में 2021 में जब रोटेरियन नलिनी मैम, दिवाकरण पिल्ले सर, ये सब घर में आए और उन्होंने कहा कि हमें आपको रोटरी ज्वाइन करनी है, तो फिर तभी सोच लिया मैंने कि हाँ बाबा ठीक है, रोटरी ज्वाइन करके मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और बाकी रोटेरियंस ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं रोटरी से जुड़ी हूँ। सबसे पहले जब आपके नाम के सामने रोटेरियन लगा तो आप उस क्षण के बारे में बता सकते कि आपको कैसा महसूस हुआ? जब भी मेरे नाम के सामने रोटेरियन जुड़ गया तो मैं इतनी खुश हुई। जैसे कि डॉक्टर कहलाने पर लोग इतने खुश होते हैं, वैसे ही रोटेरियन कहलाने पर मैं बड़ी खुश हूँ। इस बार आप प्रेसिडेंट बनी हैं, तो आपकी जो टीम है बनी है वो उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं, नारियां हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये नारी का सिलसिला जो है बहुत सालों से है। हमारी जो रोटेरियन है डॉक्टर नलिनी रामास्वामी, वो पहली महिला सदस्य रोटरी में थे डिस्ट्रिक्ट 313 में, तो मुझे वो गर्व है कि वो पहली महिला हमारे क्लब से जुड़ी हुई है। और यह मैं बताना चाहूंगी कि इस साल जो है मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरी जो सेक्रेटरी है वो भी एक महिला है, और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो भी एक महिला है। तो हम नारी शक्ति सब एक ही मंच पर बैठते हैं और हमारे सोच विचार भी एक ही है। और हमारी जो बुलेटिन एडिटर है रोटेरियन डॉक्टर निधि सिंह, वो भी एक नारी है, तो मुझे बहुत गर्व है। शायद आपके क्लब का इसी कारण से, क्योंकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आपके क्लब में आ रही हैं, तो महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। जी हाँ, हमारे महिलाएं सदस्य बहुत बढ़ रहे हैं और भी बढ़ाना हम चाहते हैं। जब आप प्रेसिडेंट बन गई हैं, आपके प्रेसिडेंटशिप के कार्यकाल में आपने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पे आपने सबसे ज्यादा फोकस किया या आपकी इच्छा थी कि इनको करना है? मैंने फोकस किया एजुकेशन पे, और जो एनवायरनमेंट है पर्यावरण के संदर्भ में, उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया मैंने, और टीचर्स के लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। मतलब आपने जो तीनों सेक्टर चुने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, एनवायरनमेंट है, कम्युनिटी सर्विस है और एजुकेशन का है, तो तीनों मेन सेक्टर्स हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने क्लब में एजुकेशन से रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एजुकेशन से रिलेटेड हमने एक नेशन बिल्डर अवार्ड प्रोजेक्ट किया है, और वो नेशन बिल्डर अवार्ड में हमने रिटायर्ड प्रिंसिपल्स, रिटायर्ड टीचर्स
और प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स को फेलिसिटेट किया। डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आपने प्लान किए हैं या आप कर रहे हैं? जी हाँ, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी प्रोजेक्ट किए हैं। जैसे अभी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये दोनों को लेकर हमने शिक्षकों के लिए एक वर्कशॉप हमने लिया है, और वो वर्कशॉप भी बहुत सक्सेसफुल था क्योंकि 85 टीचर्स उसमें थे और एक्सपर्ट हमने पुणे से बुलाए थे वर्कशॉप के लिए। आप मुझे बताएंगी कि आपके कुछ एनवायरमेंट से जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में? जी हाँ, हमने 600 बाम्बू झाड़ लगाए हैं। मैम, बहुत अच्छा लगा आपने जो अपने एनवायरनमेंट के जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो आपने बैम्बू ट्रीज लगाए हैं और भी जो दूसरे हैं आपके जो ई वेस्ट थे उसके, जहाँ पे एनवायरनमेंट की बात होती है तो वहाँ पे हमारे पशु पक्षी भी आते हैं। तो आपके क्लब का कोई कंट्रीब्यूशन है या आपने कुछ ऐसा प्लान किया है कि उनके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ कार्य करने के लिए? जी हाँ, अभी दिवाली त्योहार पर पहला जो रहता है वसुबारस रहता है। मैम, आप अपने क्लब में जबकि आप इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उनके लिए आप फंड कैसे रेज करते हैं? पहले तो हम CSR थ्रू ये करते हैं, और वैसे फंड रेजिंग के लिए हम बहुत से प्रोजेक्ट्स कर ही रहे हैं। जैसे ड्रामा प्रोजेक्ट है, कैलेंडर प्रोजेक्ट है, और एक आनंद मेला का भी हमारा प्रपोजल है। इसके अलावा और भी आपके इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जो आप करते हैं? जी हाँ, हम रायला रखते हैं। तो रायला ये है कि रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड, तो इसमें हम 2 दिन का रखते हैं और इसमें अलग अलग स्पीकर्स बुलाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं अलग अलग स्पीकर्स बुला के, और उनके लिए अलग कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, और ताकि उनमें जो टैलेंट है वो हमें देखने मिले। मेडिकल से रिलेटेड आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं क्या जो इंटरैक्टर्स के? जी हाँ, चेकअप कैंप है, बहुत से स्कूलों में हमने ये भी किया हुआ है। और अभी आपने पूछा डिजिटल के बारे में, तो डिजिटल के बारे में ऐसे मैं बताना चाहूंगी कि जो 10वीं के बच्चे हैं तो आजकल वो मोबाइल से बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनको मोबाइल अगर यूज करें तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइडियल स्टडी ऐप करके है, तो वो हमने जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन स्कूलों में हमने दिए हुए हैं। आपने अभी बताया कि आपके इंटरैक्ट के 16 क्लब्स हैं, आप कुछ उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगी क्या? जी हाँ, हमारा ओपनिंग प्रोजेक्ट जो था डिस्ट्रिक्ट इंटरैक्ट असेंबली था, जो हमने होस्ट की है, और उसमें चीफ गेस्ट थे रोटेरियन DG संतोष मराठे जी। वे अपनी टीम को लेकर, डिस्ट्रिक्ट इंटरैक्ट टीम को लेकर आए थे, और बच्चों ने बहुत उसमें से बहुत बोध लिया। और इसमें एक आइडियल BOD मीटिंग कैसी होनी चाहिए वो रोटरी क्लब इंटरैक्ट क्लब ऑफ शिशु मंदिर ने पेश किया, और यह सब उन्होंने देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा, और ये रिकॉग्नाइज हमारा रोटरी न्यूज मैगजीन में हुआ है, तो बहुत गर्व फील होता है। और हमारा जो इसी वक्त पर हमने एक पैट्रियोटिक सिंगिंग सॉन्ग कंपटीशन लिया था, और उसमें भी सभी स्कूलों ने भाग लिया, और पहला, दूसरा, तीसरा नंबर हमने उन्हें ट्रॉफी देकर प्रोत्साहित किया। मैम, हमने सुना है कि आप डिस्ट्रिक्ट 3131 में आपने अपना सबसे ज्यादा इंटरैक्ट क्लब्स बनाए हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी क्या? जी हाँ, आपने सही सुना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इंटरैक्ट क्लब्स रोटरी क्लब ऑफ खपोली ने ही स्थापित किए हुए हैं। 16 क्लब्स हैं, और बहुत से स्कूल अप्रोच कर रहे हैं कि इंटरैक्ट क्लब हमें भी हमारे स्कूल में भी इंटरैक्ट क्लब स्थापित करो, तो बहुत ही जल्द हम और भी इंटरैक्ट क्लब स्थापित करने वाले हैं। मैं बहुत देर से इस सुंदर सी ट्रॉफी को यहाँ पे देख रही हूँ, और ये शायद रिसेंटली आपको मिली है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि ये किस लिए आपको मिला है, ये ट्रॉफी मिली है?
ये जो अवार्ड है समाज सेवा के लिए दिया गया है। लोकमत आम्ही सावित्री चलेकी ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये अवार्ड मुझे मिला हुआ है। इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाइयां और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में आपको ऐसे बहुत से सामाजिक कार्यों के लिए अवार्ड मिले। मैं अगला ये पूछना चाहूंगी कि हमारी जो नई पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, या फिर अगर कोई रोटरी क्लब ज्वाइन करना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है, तो उनके लिए आपका एज अ रोटेरियन और एज जो प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब की, उसके हिसाब से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से यह कहना चाहूंगी कि रोटरी जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपका जो व्यक्तिमत्व विकास जो है, इससे आपका व्यक्तिमत्व विकास हो जाएगा और आप में जो छिपी हुई क्वालिटीज है वो आप रोटरी के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। आपको एक एक्सपोजर मिलता है और आप रिकॉग्नाइज होते हैं और आपका जो डर है वो रोटरी में आने से दूर हो जाएगा और एक समाज सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि रोटरी में जुड़िए और आनंद लीजिए। धन्यवाद मैम। आज हमने आपकी रोटरी की जर्नी के बारे में जाना है और अगले पड़ाव में हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रेसिडेंट रोटेरियन सुनीता चौहान है, वो हकीकत में सिर्फ सुनीता चौहान कौन है और कैसा व्यक्तित्व है। इसके साथ ही हम अपना पॉडकास्ट यहाँ पे आज के लिए समाप्त करते हैं और अगले बार हम फिर जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद दीदी जी। कल हमने आपके पूरे रोटरी की जो जर्नी है, आपके जो है कार्यकाल, उसके बारे में बात किया था। आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी निजी जिंदगी के बारे में और सुनीता चौहान जो हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। कि सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आप भगवान पे विश्वास करते हैं क्या? क्यों नहीं, भगवान पे तो बहुत विश्वास है। आपकी बर्थ प्लेस के बारे में, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मैं लोनावला में आइनर शिवाजी में पैदा हुई। और कितने भाई बहन थे आप लोग? मुझे 3 भाई और एक बहन है। उसमें से अभी एक भाई है, लोनावला में रहता है वो। अच्छा, आपका बचपन और आपकी स्कूलिंग, आपने कहाँ से स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है? मैं 10वीं तक केंद्रीय विद्यालय लोनावला आइनर शिवाजी में थी और 11वीं 12वीं मैंने डॉन बॉस्को में किया और उसके बाद मुझे सर्विस लग गई खपोली में, शिशु मंदिर में। ओके। आपके परिवार के बारे में मैं जानना चाहूंगी। आपके माता पिता, आपके फादर क्या करते थे? मेरे पिताजी जो थे वो नेवी में थे और नेवी में वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे लोनावला में। तो उनका ट्रांसफर हमेशा इधर उधर होता था, पर हमारे स्कूल होने के कारण मेरी मम्मी जो है हमारे साथ ही रहते थे। तो डैडी चले जाते थे बाहर, पर हमारे शिक्षा के लिए वो हम लोग लोनावला में स्थायी रहते थे। तो हमारी शिक्षा उधर ही, फिर 10वीं तक तो उधर ही होगी और 11वीं 12वीं जो है वो डॉन बॉस्को में हुई। मतलब आप एक ही जगह पे थे, पर आपके फादर का ट्रांसफर का जॉब मेरे था, तो पिताजी यहाँ जाते थे, पर हम लोग उधर ही थे। आप एक पुत्री के समान, एक बेटी के समान, जबकि हम जानते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पिता के ज्यादा करीब होती हैं। तो जबकि आपके पिताजी आपके साथ नहीं रहते थे, उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो उनके साथ आपके कैसे संबंध थे? बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि कैसे है, मेरे पिताजी को मेरे बारे में बहुत ये था कि नहीं, ये कुछ तो भी करके बताएगी, जरूर बढ़िया काम करेगी। और हमेशा वो बोलते थे मुझे कि नाही बघ सुनीता, तुझं नाव पेपर मध्ये आलं पाहिजे आणि त्याची मी वाट बघतोय। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब 10वीं में थी तब मेरे पिताजी गुजर गए, तो ही कुडंट सी ऑल दिस थिंग्स। सॉरी उस बारे में जान के, पर मुझे लगता है कि आज अगर आपके पिताजी आपके साथ होते, या वो जहाँ पे भी हैं वो जरूर आपको देख रहे हैं और वो आज बहुत खुश होंगे। आपके जब फादर जैसे ड्यूटी के उससे इधर उधर ट्रांसफर होते थे, तो आपकी नेचुरल है कि आपकी माता के ऊपर, आपकी माँ के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, सब घर की भी और बच्चों की भी। तो वो कैसे करती थी? आपकी माता क्या करती थी? आपकी माँ क्या करती थी? मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ थी और वो हमारे अभी मेरे 3 भाई थे, एक बहन,
तो सभी का डब्बा बनाना, ये करना, तो सवेरे जल्दी उठ के उन्हीं को, मम्मी को ही बनाना पड़ता था। और ऐसे वो बाहर से कुछ चीजें नहीं लाती थी, खुद ही बना के, मेरे बड़े भाई का बर्थडे भी रहो तो सभी को बुला के वो करंजी बनाना या लड्डू बनाना, ये सब करती थी घर में और खुशी खुशी करती थी। मतलब आपके जो सारे भाई बहन, आप लोगों का आपस में और माँ के साथ कैसे वो था? क्योंकि लड़कियां, जो बेटियां होती हैं वो पिता के करीब होती है, और जो बेटे होते हैं वो माँ के करीब होते हैं। तो आपकी माँ के साथ में, माता जी के साथ में आपका कैसा संबंध था? मम्मी के साथ भी बहुत बढ़िया संबंध था। और कैसे मम्मी के लिए सब बच्चे समान रहते हैं, तो बेटियां भी उतनी ही प्यारी थी मम्मी के लिए और बेटे भी। ये सही बोला आपने, बच्चे, हर माँ के लिए बच्चे समान होते हैं। और आप अगर आपको बुरा ना लगे तो आप बता सकते हैं कि जब आप बचपन में थे और आपके पिताजी जबकि अकेले अर्निंग मेंबर थे, आपकी माताजी हाउसवाइफ थी, तो कैसे आप लोगों का जो घर का चलना है फाइनेंशियल, वो कैसे होता था, कैसे करते थे? पहले तो हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था, मैं तभी बहुत छोटी थी। और फिर बाद में ऐसे अचानक मेरा बड़ा भाई है जो 90 में था तभी, 1972 में, तो वो गुजर गया। वो गुजर जाने के बाद थोड़ा डैडी पे प्रेशर आ गया और डैडी एकदम से ऐसे पीना वगैरह शुरू कर दिया डैडी ने। तो उसके कारण उनके जॉब भी ऐसे टिकते नहीं थे। और फिर बहन भी वैसे छोटी थी, बहन भी, मैं तो बहुत ही छोटी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, बहन की 12वीं हो गई, तो इमीडिएट उसने सर्विस ज्वाइन कर ली इधर शिशु मंदिर में। और उसके बाद मैं तो पढ़ रही थी, तो मेरी बहन बोली नहीं आप पढ़ाई करो, इधर मैं हूँ आपको देखने के लिए। और कभी कभी ऐसे वक्त भी आया है कि हम सिर्फ पानी पी के सोते थे और सामने के जो लोग हैं हम लोग राह देखते थे कि बाबा इनका खाना बच जाए, चलो हमको मिलेगा। पर जब ये एक बार ऐसे हम लोग बाहर बैठे थे, लाइट उनकी बंद हो गई और फिर बोले अरे उनका खाना शायद नहीं रहा, तो चलो पानी पी के सो जाते हैं। तो ऐसे दिन भी हमने निकाले हैं। मतलब आपने बहुत कठिन परिस्थिति में अपना बचपन कहना चाहिए, या जब आप छोटे थे तब आपने निकाला है। आप सबसे छोटी बेटी थी क्या? मेरे बाद एक छोटा भाई था, उसकी भी शादी हो गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, उसको कैंसर हो गया। और जब भी उसकी बेटी जस्ट 11 महीने की थी तभी वो गुजर गया। तो बेटी ने 11 महीने की भी नहीं, छोटी ही थी, तो बेटी ने वो मेरे भाई का फादर को भी नहीं देखा, तो ऐसे इसमें वो गुजर गया। सॉरी टू से दैट। अपने आप को आप एक विद्यार्थी के समान, एक स्टूडेंट के समान, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो सुनीता चौहान एक बहुत अच्छी शिक्षिका के रूप में रोल मॉडल है बहुत से सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप अपने आप को एक स्टूडेंट के समान कैसे देखते हैं? कैसी थी आप एक स्टूडेंट के समान? मेरे में बहुत जिद्द थी कि नहीं कुछ तो भी करके बताना है। और पढ़ाई के लिए वैसे तो मेरे डैडी बहुत डिसिप्लिन थे, भले तो आपको खाना नहीं मिले तो भी पढ़ाई करना है, आपको स्कूल में जाना है, वो उनका बहुत ये था। और नेवी में रहने के कारण वो बहुत डिसिप्लिन थे, तो वही गुण जो है वो मेरे में भी पैदा हुए कि नहीं बाबा हमें कुछ तो भी करके बताना है, पढ़ना है, आगे कुछ तो भी बड़े पोस्ट पे जाना है। तो अगर हम खुद मेहनत करेंगे तो ही हम बड़े बन सकते हैं। तो ये जिद मेरे में थी कि करना है कुछ तो। मतलब वो बचपन से जो आपने एक आपके अंदर एक आग थी कि मुझे कुछ बनना है, और आज आपने वाकई में बन के दिखा दिया है, और आपने अपने माता पिता को भी बहुत प्राउड फील कराया है। ये सब उनके आशीर्वाद ये हमेशा माँ बाप का, माता पिता का आशीर्वाद रहता है, और वो हमारे साथ रह नहीं रहे बट उनका आशीर्वाद जरूर हमारे साथ रहता है। आपने जब पहली बार, आपका क्या पोता या पोती क्या मिला था आपको? मुझे पहली बार जो हुआ पोती हुई तो बहुत ही खुशी हुई कि चलो लक्ष्मी घर में आई। जैसे देखा जाए तो मेरे 3 बेटे थे और मुझे बेटी की बहुत बहुत इच्छा थी, और ये इच्छा मेरे पोता पोती होने के बाद, पोती होने के बाद मुझे मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो वो आपकी जो पोती थी वो पहली लड़की थी आपके फैमिली में, तो उसका एक अलग ही स्थान होगा, अलग उसका, तो इसीलिए उसको मैं गोडम्बा भी बोलती हूँ, मीठा। वो एक्चुअली ऐसे मुझे लगता है कि मेरी बहन ही आ गई है, क्योंकि एक दिन पहले मेरे बहू के सपने में आया कि मेरी बहन आके उसके सामने खड़ी है और फिर बोल रहे अरे
मेरे बड़े बेटे को वो जाड्या बोलती थी. तो काय जाड्या, तू मावशीला विसरलास, तुला काय मावशी दिसत नाही, घरी येत नाही. तो फिर वो बोले थांब आता मीच येते तुझ्या घरी. और नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी हो गई बहू की और बेटी घर में आई. तो मुझे ऐसे वही मेरी बहन ही घर में आ गई ऐसे मुझे लगता है, और उसके ही आशीर्वाद है. आपके बच्चे पढ़ाई किया, जॉब कर रहे, बाहर है, और पहले पूरा परिवार साथ में रहता था, और अब आप और आपके हस्बैंड सर रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मतलब आप चाहते हैं कि आप दोनों साथ में यहीं पे रहें, खपोली में जहाँ पे आप रहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के साथ में रहना चाहते हैं? वैसे देखा जाए तो हम अलग तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे रोज फोन वगैरह होते हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं. हम दोनों इतना एंजॉय करते हैं कि हाँ, बच्चों के साथ, पोता पोती के साथ रोज हमारी बातचीत होती है. और वो बच्चे भी आई तू कुठे आहेस, तू कधी येणार आहेस. तो हमारा ऐसे होता नहीं कि छुट्टी हो गई तो हम सैटरडे संडे बच्चों के पास चले जाते हैं, 1-2 दिन उनके साथ बिता लेते हैं. तो ऐसे हमको लगता नहीं कि हम अलग उनसे रह रहे. आपने मतलब अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखा है कि तीनों बच्चों के साथ आप लोग अलग भी रहते हैं, पर फिर भी वो परिवार पूरा एक ही है, हमारा एक ही परिवार है. बहुत जल्दी आप, जैसे सर तो रिटायर हो चुके हैं और बहुत जल्दी आप भी रिटायर होंगी, तो आप अपनी जीवन संध्या को कहाँ देखती हैं? आपके रिटायरमेंट प्लान्स क्या, आप बताएंगी? वैसे देखो, अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम रिटायर हो गए या हम रिटायर होने वाले हैं, तो आगे क्या करना है क्या नहीं. तो ऐसे मुझे लगता नहीं है कि मैं रिटायर भी होगी तो भी मेरा काम जो है, मुझे सोशल सर्विस में बहुत इंटरेस्ट है, वो तो मैं जारी ही रखूंगी. और मेरे फैमिली के साथ भी मैं टाइम बिता सकती हूँ ज्यादा. एंड मेरी जो इच्छा है वो मैं तो पूरी करती ही रहूंगी. तो ऐसे मुझे नहीं लगेगा कि नहीं मैं रिटायर होगी. तो जब तक हूँ मैं खुशी से मेरा जीवन बिताना चाहती हूँ. बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपने अभी तक आपने इतने इंडिपेंडेंटली आप रहे हैं, और तो आगे भी आप और सर साथ में रहेंगे. अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ कि आप रिटायरमेंट के बाद में आप अकेले आप और आपके हस्बैंड सर रहना चाहेंगे या आप कहीं शिफ्ट होंगे? वैसे शिफ्ट होने का तो ऐसे सवाल ही उठता नहीं है, क्योंकि कभी हम खपोली में रह गए, कभी पूना में रह गए, कभी मुंबई में रह गए. तो हर जगह हम आराम से लाइफ अपना एंजॉय करते रहेंगे. तो बच्चों के साथ, तीनों बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती है, उनके साथ लाइफ बिताएंगे. एंड प्लस मेरा जो समाज कार्य है वो भी मैं जारी रखूंगी. तो ये होगा कि आप पूरे, आपके 3 परिवार हैं, एक परिवार है, 3 अलग अलग जगह हैं, पर आप लोग सब साथ हम में सभी एक ही है. सारे आप त्योहार है, खुशियां हैं, सब साथ में मिलकर हम मनाते हैं. जी. मैम, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा. हमने सही मायने में हमने आज जो सुनीता चौहान जो एक व्यक्तित्व है उसको हमने जाना है. आपके जीवन की जो भी परिस्थिति थी, जो आपने इतने कष्टदायक समय जो आपने निकाला है, उसका प्रतिफल है जो आज आपको मिल रहा है, और उसी की जो आशीष है जो आपके बच्चों को भी मिल रही है. और शायद इसी कारण से ये है कि आप इतना ज्यादा सोशल सर्विस में, क्योंकि आपने वो कठिनाइयां अपने जीवन में उठाई हैं, देखिए, तो आप दूसरों का कष्ट नहीं देख पाती हैं, आप मदद के लिए एकदम से आगे तैयार आती हो हैं, जाती हो, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है. और शायद इसलिए आप सोशल सर्विस में, आपको एक बहुत रिसेंटली एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है, जो कि 25 साल के बाद किसी महिला को मिला है. तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, आज हम बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि सुनीता चौहान मैम हमारे साथ थी, हमारे खपोली अनप्लग रोटरी पॉडकास्ट के एपिसोड में, जो कि हमने सिर्फ इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में जाना है. रोटरी के बारे में तो इन्होंने हमें सब कुछ बताया है, इनका जो योगदान है, पर आज जो इनकी जो जीवन की कथनी थी वो आज हमें पूरी तरीके से पता चली है. मैम, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. थैंक यू. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. आपका दोस्त रोटेरियन भल्ला आप सबका स्वागत करता है RUK में. अभी तक आपने इंटरेक्शन सुना डॉक्टर निधि सिंह का, जिन्होंने बहुत सारे शानदार क्वेश्चंस पूछे हमारे प्रेसिडेंट सुनीता मैम से. और अब मेरे साथ हॉट सीट पे हैं चौहान सर. नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
सर ये सेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं 2 सवाल 2 मिनट में। मैं आपसे 2 ही सवाल पूछूंगा और आपको उन सवालों का जवाब बहुत ही शॉर्ट में देना है और ये सवाल सारे हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड रहेंगे। सो मेरा पहला सवाल आपके लिए है, आप तैयार हैं सर? बिल्कुल यस तरीके से, गहरी सांस, ठीक लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा? खाना मिलेगा घर पे? ओके, चलो हम शुरुआत करते हैं। सो पहला सवाल, जब सुनीता मैम का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो आपका क्या रिएक्शन था? At first, she was not sure to taking this responsibility, but I encouraged her. Wow. I had a complete confidence about her ability. वाह I knew she would do justice to that role. वाह। अभी तक हम सुनते थे किसी सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, यहाँ पे देखिए रिवर्स है, गंगा उल्टी भी बहती है। सर दूसरा सवाल और आखिरी सवाल कि ये मैडम की जर्नी जो चल रही है प्रेसिडेंटशिप में, उसमें आपको क्या चेंजेस दिखे, पॉजिटिव या नेगेटिव? 3 चीजें बताइए। डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट है, लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो सर को क्या दिखा? लीडरशिप दिखा, टाइम मैनेजमेंट दिखा, इनकी एफिशिएंसी दिखी। सर आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हम अलग से नया बड़ा पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।